नमस्कार साथियों, केवीएस टीजीटी हिंदी की श्रृंखला में मैं वीरेन बीटेक क्लासेस की तरफ से स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं भारत की खोज का 5वां अध्याय, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे एक नया टॉपिक, औरंगजेब ने उल्टी गंगा बहाई, हिंदू राष्ट्रवाद का उभार और शिवाजी। तो चलिए शुरू करते हैं। औरंगजेब समय के विपरीत चलने वाला शासक था। क्वेश्चन आएगा साथियों कि कौन सा शासक समय के विपरीत चलने वाला था, तो औरंगजेब याद करिएगा। अपनी सारी योग्यता और उत्साह के बावजूद उसने अपने पूर्वजों के द्वारा किए गए कामों पर पानी फेरने का प्रयास किया। वह धर्मांध और कठोर नैतिकवादी था। क्वेश्चन बन सकता है कौन सा शासक था जो धर्मांध और कठोर नैतिकतावादी था, तो आपको औरंगजेब का मेंशन करना होगा। उसने कला साहित्य से कोई प्रेम नहीं था। एक ऐसा मुगल शासक अकेला ऐसा हुआ जिससे कला और जो संस्कृत से कोई साहित्य से कोई प्रेम नहीं था। हिंदुओं पर पुराना गणित जजिया कर लगाकर उसने बहुत से मंदिरों को तुड़वाकर उसने अपनी प्रजा के बहुत बड़े हिस्सों को नाराज कर दिया। साथियों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जजिया कर किसने लगाया था, तो आपको औरंगजेब ने लगाया था। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है, 100% आ सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट की जो कैटेगरी में रखिएगा इसको। उसने उन अभिमानी राजपूतों को भी नाराज कर दिया जो मुगल साम्राज्य के अवलंब और स्तंभ थे। उत्तर में सिख उठ खड़े हुए। वे हिंदू और मुसलमान विचारों का किसी हद तक समन्वय करने वाले शांतिप्रिय समुदाय के प्रतिनिधि थे, जो दमन और अत्याचार के विरुद्ध एक सैनिक बिरादरी के रूप में संगठित होते गए। भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर उसने प्राचीन राष्ट्रकूटों के वंशज लड़ाकू मराठों को क्रुद्ध कर दिया, ठीक ऐसे समय जब उनके बीच एक अद्भुत सेनानायक उठ खड़ा हुआ था। मुगल साम्राज्य के दूर दूर तक फैले क्षेत्रों में उत्तेजना फैल गई और पुनर्जागरणवादी विचार पनपने लगा। इसमें धर्म और राष्ट्रवाद का मेल था। जो पुनर्जागरण विचारवादी विचार फैलने लगा था, उसमें कौन कौन सा मेल था? ठीक है, धर्म और राष्ट्रवाद का। ठीक है, वह आधुनिक युग जैसे धर्म निरपेक्ष ढंग से राष्ट्रवाद नहीं था, न ही इसकी व्याप्ति पूरे भारत में थी। धर्म और राष्ट्रीय एकता ने दोनों ही तत्वों से शक्ति हासिल की, लेकिन उसकी कमजोरी भी इसी मेल से पैदा हुई थी। यह केवल खास किस्म की और आंशिक राष्ट्रीयता थी, जिसमें धर्म के क्षेत्र में बाहर पड़ने वाले तमाम भारतीय तत्वों का समावेश नहीं था। हिंदू राष्ट्रवाद उस व्यापक राष्ट्रीयतावादी के मार्ग में बाधक था, जो धर्म और जाति के भेदभाव से ऊपर उठ जाती है। विशेषकर मराठों की अवधारणा व्यापक थी, और जैसे जैसे उनकी शक्ति बढ़ी, उनके साथ इस अवधारणा का भी विकास हुआ। 1784 में वारेन हेस्टिंग ने लिखा था, हिंदुस्तान दक्षिण के तमाम लोगों में से केवल मराठों के मन में राष्ट्र प्रेम की भावना है। तो ये जो वारेन हेस्टिंग ने लिखा है 1784 में, इसको मेंशन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। जिसकी गहरी छाप राष्ट्र के हर व्यक्ति के मन पर है। मराठे अपनी राजनीतिक और सैनिक व्यवस्था और आदतों में उदार थे, और उनके भीतर लोकप्रियता और लोकतांत्रिक भावना थी। इससे उन्हें शक्ति मिलती थी। शिवाजी औरंगजेब से लड़ा जरूर, पर उसने मुसलमानों को खुलकर नौकरियां दी। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि शिवाजी ने मुसलमानों को जो है खुलकर नौकरियां दी थी। मुगल साम्राज्य के खंडित होने का महत्वपूर्ण कारण आर्थिक ढांचे का चरमराना था। किसान बार बार विद्रोह करते थे। उनमें कुछ आंदोलन बड़े पैमाने पर हुए। 1669 ईस्वी में के बाद जाट किसान को राजधानी से बहुत दूर नहीं थे, बार बार दिल्ली सरकार के खिलाफ खड़े होते रहे। गरीब लोगों का एक अन्य विद्रोही सतनामियों का था। उस समय जब मराठा साम्राज्यों में फूट और बगावत फैली हुई थी, पश्चिमी भारत में नई मराठा शक्ति विकास कर रही थी और अपने को मजबूत कर रही थी। शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में हुआ। ये मेंशन पहाड़ी इलाकों के सख्त जान लोगों के आदर्श छापा थे। तो शिवाजी कौन थे? छापामार नेता थे। उनके घुड़सवार दूर दूर तक छापे मारते थे। उन्होंने सूरत को, जहां अंग्रेजों की कोठियां थी, लूटा और मुगल साम्राज्य के दूर दूर तक फैले क्षेत्रों पर चौथकर लगाया। तो चौथकर किसने लगाया? तो शिवाजी ने लगाया था। ये इंपॉर्टेंट है, इसको मेंशन कर लीजिएगा। उन्होंने मराठों को एक शक्तिशाली संगठित फौजी दल के रूप में दिया, उन्हें राष्ट्रवादी पृष्ठभूमि प्रदान की, दुर्जय शक्ति का रूप दिया। 1680 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। 1680 में मृत्यु हो गई, लेकिन मराठा शक्ति तब तक बढ़ती गई जब तक उसका भारत पर प्रभुत्व नहीं होगा। तो साथियों इस तरीके से शिवाजी का काल जो है वो समाप्त हुआ। अब हम लोग नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, प्रभुत्व के
लिए मराठों और अंग्रेजों के बीच संघर्ष, अंग्रेजों की विजय। सन 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद 100 वर्ष तक भारत पर अधिकार करने के लिए विधिक रूपों से संघर्ष चलता रहा। 18वीं शताब्दी में भारत पर अधिकार के 4 दावेदार थे। इनमें से भारतीय थे मराठे और दक्षिण में हैदर अली, उनका बेटा टीपू सुल्तान। विदेशी थे फ्रांसीसी और अंग्रेज। ठीक है, तो इस तरीके से 4 लोग थे। तो इन चारों को याद कर लीजिएगा कि कौन कौन से थे। सदी के पूर्वार्ध में लगभग निश्चित जान पड़ता था कि मराठे पूरे भारतवर्ष पर अपना हुकूमत कायम कर लेंगे और मुगल शासन के उत्तराधिकारी होंगे। कोई शक्ति इतनी मजबूत नहीं रह गई थी कि उनका सामना कर सके। तो साथियों मतलब यह है कि सबसे शक्तिशाली जो उस समय था वो कौन था? मराठा था। ठीक है, ठीक उसी समय 1739 उत्तर पश्चिम में एक नया बवंडर उठ खड़ा हुआ। ईरान का नादिर शाह दिल्ली पर टूट पड़ा। तो नादिर शाह कहाँ का शासक था? ईरान का था। और कहाँ पर आक्रमण किया था? दिल्ली पर। इसको मेंशन कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बड़ी मारकाट और लूट मचाई और अपने साथ बेशुमार दौलत ले गया, जिसमें प्रसिद्ध तख्त ताउस भी था। दिल्ली के शासक कमजोर और नपुंसक हो चुके थे और मराठों में नादिर शाह की टकराहट नहीं हुई। तो नादिर शाह किससे नहीं लड़ा था? अपने मराठों से वो जो है नहीं लड़ा था। उसके हमलों से मराठों का काम आसान हो गया। वे बाद में वर्षों में पंजाब में भी फैल गए। एक बार फिर ऐसा लगा कि भारत मराठों के अधीन हो गया। तो ऐसा लगा कि जो है भारत जो है मराठों के अधीन हो गया। नादिर शाह के आक्रमण से दिल्ली के मुगल शासकों का अधिकार और राज्य का रहा सहा दावा भी खत्म हो गया। जिस किसी के पास उन्हें नियंत्रित करने की शक्ति होती, वे उसी के हाथ की कठपुतली भर रह जाते। नादिर शाह के आने के पहले ही उनकी यह हालत हो चुकी थी। उसने इस प्रक्रिया को पूरा कर दिया। फिर भी चले आते रिवाजों के दबाव के कारण अंग्रेज, ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरे लोग भी उसके पास प्लासी की लड़ाई से पहले तक उपहार और कर भेजते थे। बाद में लंबे समय तक कंपनी दिल्ली के उस बादशाह के एजेंट के रूप में काम करती रही, जिसके नाम के सिक्के 1835 ईस्वी तक चलते रहे। तो कब तक सिक्के चलते रहे साथियों? 1835 ईस्वी तक। ठीक है, नादिर शाह के हमले का दूसरा परिणाम यह हुआ कि अफगानिस्तान भारत से अलग हो गया। अफगानिस्तान लंबे समय से भारत का हिस्सा था, उसे कटकर अब नादिर शाह के राज्य का हिस्सा बन गया। बंगाल में जालसाजी और बगावत को बढ़ावा देकर क्लाइव ने थोड़े से प्रयास से सन 1757 में प्लासी से युद्ध जीत लिया। किसने युद्ध जीता था? क्लाइव ने। कब? सन 57 में। ठीक है, 1757 में प्लासी का युद्ध। ठीक है, इस तारीख से कभी कभी भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की शुरुआत मानी जाती है। जल्द ही पूरा बंगाल और बिहार अंग्रेजों के हाथ आ गया। इसके शासन की शुरुआत साथ ही 1770 में इन दोनों सूबों में भयंकर अकाल पड़ा, जिससे इस घनी आबादी वाले इलाकों की 1/3 आबादी नष्ट हो गई। तो जो अकाल पड़ा था उससे ये जो 1/3 आबादी नष्ट हो गई। इसको ध्यान रखिएगा। दक्षिण में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच संघर्ष, जो विश्वव्यापी युद्ध का एक हिस्सा था, अंग्रेजों की विजय में समाप्त हुआ और भारत से फ्रांसीसियों का लगभग नामो निशान मिट गया। फ्रांसीसियों के भारत से हट जाने के बाद 3 ताकतें बाकी रह गई थी, जो अधिकार के लिए संघर्ष कर रही थी। मराठा संगठन, दक्षिण में हैदर अली और अंग्रेज, प्लासी में उनकी जीत और बंगाल और बिहार में फैलने के बावजूद लोगों की संख्या बहुत कम थी, जो अंग्रेजों को ऐसी शक्ति के रूप में देखते हो जिनकी नियत में पूरे भारत पर राज करना हो। अब भी सबसे पहला स्थान मराठों को ही दिया जाता है। वह सारे पश्चिमी और मध्य भारत यहां तक कि दिल्ली तक फैले हुए थे और उनका साहस और युद्ध करने की योग्यता प्रसिद्ध थी। हैदर अली और टीपू सुल्तान भी विकट विरोधी थे, जिन्होंने अंग्रेजों को पूरी तरह हराया था और ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति को लगभग खत्म कर दिया था। पर वे दक्षिण भारत तक सीमित रहे और पूरे भारत पर उनका कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ा। हैदर अली एक अद्भुत व्यक्तित्व और भारतीय इतिहास का उल्लेखनीय व्यक्तित्व था। उसका आदर्श किसी हद तक राष्ट्रीय था और उसमें कल्पनाशील नेता के गुण थे। मैसूर के टीपू सुल्तान को अंग्रेजों ने अंततः 1799 में पराजित कर दिया और इस तरह मराठों और अंग्रेजों के बीच, ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच
आखिरी मुकाबले के लिए मैदान साफ हो गया। तो 1799 में अंग्रेजों ने किसको परास्त किया था? टीपू सुल्तान को। ठीक है, तो ये चीज याद करिएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन बनेंगे इसमें। लेकिन मराठा सरदारों के बीच आपसी वैर था और अंग्रेजों ने उनसे अलग अलग युद्ध करके उन्हें पराजित कर दिया। उन्होंने 1804 में आगरा के पास अंग्रेजों को बुरी तरीके से हराया, लेकिन 1818 ईस्वी में आते आते मराठा शक्ति अंतिम रूप से कुचल दी गई थी। तो कब हराया था मराठा को इन लोगों ने? 1818 में। ठीक है, उन बड़े सरदारों ने जो मध्य भारत में उनका प्रतिनिधित्व कर रहे थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीनता स्वीकार कर ली। अंग्रेज इसके बाद भारत के अधिकांश भाग के शासक हो गए और विदेश पर सीधे या फिर अपने अधीनस्थ राजाओं के माध्यम से शासन करने लगे। हमें बार बार याद दिलाया जाता है कि अंग्रेजों ने भारत को अव्यवस्था और अराजकता से बचाया। यह बात इस हद तक सही है कि उन्होंने उस युग के बाद, जिन्हें मराठों ने आतंक का युग कहा है, सुव्यवस्थित शासन कायम किया। लेकिन यह अव्यवस्था और अराजकता कुछ दूर तक ईस्ट इंडिया कंपनी और भारत के उन प्रतिनिधियों की नीति के कारण फैली थी। यह कल्पना भी की जा सकती है कि अंग्रेजों की सहायता के बिना भी संघर्ष समाप्ति के बाद शांति और व्यवस्थित शासन की व्यवस्था हो सकती थी। तो इस तरीके से ये अंग्रेज और इन लोगों का कार्यकाल खत्म होता है। हम लोग देखेंगे रणजीत सिंह और जयसिंह को। आतंक के इस दौर में जनता सामान्यतः त्रस्त और पस्त जरूर थी, पर अनेक व्यक्ति ऐसे अवश्य रहे होंगे जो उस समय सक्रिय नई शक्तियों को समझना चाहते होंगे, लेकिन घटनाओं की बाढ़ ने उन्हें दबा दिया और उनका कोई प्रभाव न पड़ सका। ऐसे व्यक्तियों ने जिनमें जिज्ञासा भरी हुई थी कि महाराज रणजीत सिंह थे। ठीक है, वे सिख जाट थे। तो महाराज रणजीत सिंह कौन थे? वो सिख थे, जो कि जाट समुदाय से थे, जिन्होंने पंजाब में अपना साम्राज्य कायम किया था। तो कहाँ साम्राज्य कायम किया था? तो आप ये सारी चीजें लेकर चलिएगा कि पंजाब में कायम किया। बाद में यह साम्राज्य कश्मीर और सरहदी सूबों तक फैल गया। अपनी कमजोरियों के बावजूद वह एक अद्भुत व्यक्ति था। वह अत्यंत मानवीय था। उसने एक राज्य शक्तिशाली सेना का निर्माण कर लिया था। किसका निर्माण किया था? एक राज्य और शक्तिशाली सेना का। फिर वह भी खून खराबा पसंद नहीं करता था। जब इंग्लैंड के छोटे मोटे चोर उचक्कों को भी मौत की सजा भोगनी पड़ती थी, उसने मौत की सजा बंद कर दी, चाहे जुर्म कितना ही बड़ा हो। युद्ध के सिवाय उसने कभी किसी की जान नहीं ली। गरजे उसकी जान लेने की कोशिश एकाधिक बार की गई। उसका शासन निर्दयता और दमन से मुक्त था। एक दूसरा पर कुछ और ही ढंग का भारतीय राजनेता राजपूताने में जयपुर का सवाई मानसिंह था। तो जयपुर का राजा कौन था? सवाई मानसिंह। इनका भी मेंशन करते चलिएगा अपने कॉपी में। उसका समय कुछ और पहले था और उस समय उसकी मृत्यु सन 1743 में हुई। वह औरंगजेब की मृत्यु के बाद होने वाले उथल पुथल के समय हुआ था। वह इतना चतुर और अवसरवादी था कि एक के बाद एक लगने वाले धक्कों और परिवर्तन के बावजूद बचा रहा। वह बहादुर योद्धा और कुशल राजनयिक तो था ही, इससे बढ़कर वह गणितज्ञ, खगोल विज्ञानी और नगर निर्माण करने वाला था और उसकी दिलचस्पी इतिहास के अध्ययन में थी। ठीक है, जयसिंह ने जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, बनारस और मथुरा में बड़ी बड़ी वेधशालाएं बनवाई। उसने जयपुर नगर बसाया। उसने उस समय के कई यूरोपीय नगरों के नक्शे इकट्ठे किए और फिर अपना नक्शा खुद बनाया। इस पुराने यूरोपीय नगरों के कई नक्शे जयपुर के अजायब घर में सुरक्षित हैं। जयपुर नगर की योजना अब भी नगर निर्माण की आदर्श समझी जाती है। तो कहा कि योजना जो है आदर्श समझी जाती है नगर निर्माण की, जयपुर की। ठीक है, लगातार युद्धों और दरबारी षड्यंत्रों के बीच अक्सर खुद उलझे रहने पर भी जयसिंह ने बहुत कुछ किया। जयसिंह की मृत्यु के केवल 4 वर्ष बाद नादिर शाह का आक्रमण हुआ। तो जयसिंह की मृत्यु के कितने साल बाद? 4 साल बाद। ठीक है, भारतीय इतिहास सबसे अधिक अंधकारमय युग में उथल पुथल, युद्ध और उपद्रव का माहौल भरा था। राजपूताना के ठेठ सामंत वातावरण में जयसिंह ने वैज्ञानिक की तरह उठकर काम किया। वह बहुत महत्वपूर्ण है।
अगला है भारत की आर्थिक पृष्ठभूमि इंग्लैंड के दो रूप। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। अपने आरंभिक दिनों में ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य काम था भारतीय माल लेकर यूरोप में व्यापार करना। कंपनी को इससे बहुत लाभ हुआ। भारतीय कारीगरों और शिल्पियों की कारीगरी से इस स्तर की थी कि वे इंग्लैंड उत्पादन के उच्चतर तकनीकों का बड़ी सफलता से मुकाबला कर सकते थे। जब इंग्लैंड में मशीनों का युग शुरू हुआ, उस समय भी भारतीय वस्तुएं इतनी बहुतायत में वहां भरी रहती थी कि भारी चुंगी लगाकर और कुछ चीजों को आना बंद करके रोकना पड़ा। स्पष्ट है कि भारत का अर्थतंत्र चाहे जितना विकसित रहा हो, पर बहुत दिनों तक उन देशों के माल से मुकाबला नहीं कर सकता था जिनका औद्योगिकरण हो चुका था। आवश्यक हो गया था या तो वो अपने यहाँ कल कारखाने लगाए या विदेशी आर्थिक घुसपैठ के सामने समर्पण करे, जिसका आगे परिणाम होता राजनीतिक हस्तक्षेप। हुआ यह कि विदेशी राजनीतिक हुकूमत ने यहाँ पहले आकर बड़ी तेजी से अर्थतंत्र को नष्ट किया, जिसे भारत ने खड़ा किया था, और बाद में उसकी जगह निश्चित और रचनात्मक चीजें सामने नहीं आई। ईस्ट इंडिया कंपनी सर्वशक्तिमान थी। व्यापारियों की कंपनियां होने के कारण वह धन कमाने पर तुली हुई थी। ठीक उसी समय जब वह तेजी से अपना अपार धन कमा रही थी, एडम स्मिथ ने सन 1776 में द वेल्थ ऑफ नेशन में लिखा, एकमात्र व्यापारियों की कंपनी की सरकार किसी भी देश के लिए बुरी सरकार होती है। तो ये पूछा जा सकता है कि ये किसने लिखा और क्या लिखा था, तो ये मेंशन कर लीजिएगा। एडम स्मिथ ने लिखा था कि एक व्यापारियों की कंपनी की सरकार किसी देश के लिए भी बुरी सरकार हो सकती है। ठीक है, इंग्लैंड का भारत में आगमन तब हुआ जब 1600 ईस्वी में रानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को परवान दिया। तो 1600 में रानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है परमिशन दी थी। उस समय शेक्सपियर जीवित था और लिख रहा था। 1608 में मिल्टन का जन्म हुआ। मिल्टन का जन्म कब हुआ था? 1608 में हुआ था। इसके बाद हैम्पडेन और कॉमवेल सामने आए और राजनीतिक क्रांति हुई। ठीक है, 1660 में इंग्लैंड की रॉयल सोसाइटी की स्थापना हुई, जिससे विज्ञान की प्रगति में बहुत हिस्सा लिया। 100 साल बाद कपड़ा बुनने की तेज ढरकी का आविष्कार हुआ और उसके बाद तेजी से एक एक करके काटने की कला, इंजन, मशीन और करघे निकले। इन दो में से भारत में कौन सा इंग्लैंड आया? शेक्सपियर और मिल्टन वाला, शालीन बातों, लेखन और बहादुरी के कारनामों वाला, राजनीतिक क्रांति और स्वाधीनता के लिए संघर्ष करने वाला, विज्ञान और तकनीक में प्रगति करने वाला इंग्लैंड, या फिर बर्बर दंड संहिता और नृशंस व्यवहार करने वाला वह इंग्लैंड जो सामंतवाद और प्रतिक्रियावादी से घिरा था। यह इंग्लैंड एक दूसरे को प्रभावित करते हुए साथ साथ चल रहे हैं और इन्हें एक सकता नहीं किया जा सकता। फिर भी यह हो जाता है कि गलत इंग्लैंड गलत भारत के संपर्क में आकर उसे बढ़ावा दे। संयुक्त राज्य अमेरिका के स्वतंत्र होने का समय लगभग वही है जो भारत के स्वतंत्रता खोने का समय है। यह सच है कि अमेरिकियों में बहुत से गुण हैं और हम में बहुत सी कमजोरियां हैं। यह भी सच है कि अमेरिका में नई शुरुआत के लिए बिल्कुल अनछुआ और साफ मैदान था, जबकि हम प्राचीन स्मृतियों और परंपराओं में जकड़े हुए थे। फिर भी इस बात की कल्पना करना कठिन नहीं है कि यदि ब्रिटेन ने भारत में यह बहुत भारी बोझ नहीं उठाया होता जैसे कि उन्होंने हमें बताया है, और लंबे समय तक हमें स्वराज करने की वह कठिन कला नहीं सिखाई होती जिसमें हम इतने अनजान थे, तो भारत न केवल अधिक स्वतंत्र और समृद्ध होता, बल्कि विज्ञान, कला और क्षेत्र में उन सभी बातों को जीवन को जीने योग्य बनाती हैं उनसे कहीं अधिक प्रगति होती है। तो साथियों, इस तरीके से ये पाठ खत्म होता है। मिलते हैं नए पाठ के साथ में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक शेयर करते चले। जय हिंद।